हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। इंडियाज़ हिस्टोरिकल फिगर सीरीज़ में आज हम जो बायोग्राफी डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी की बायोग्राफी है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है हमारे देश में 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले जो हैं वो भारत की पहली शिक्षिका, भारत की पहली टीचर रही हैं। और आज अगर हम बात करते हैं तो जितना क्रेडिट हम बाबा साहब अम्बेडकर को देते हैं गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के कारण लड़कियां स्कूल में जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, उतना ही क्रेडिट दिया जाता है सावित्री बाई फुले को। तो आज हमें सावित्री बाई फुले की पूरी बायोग्राफी को, इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, किस तरीके से इन्होंने एजुकेशन को ग्रहण किया और फिर हमारे देश में इतने सारे स्कूलों को सेटअप किया जहाँ पे गर्ल्स की एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, विडो रीमैरिज पे किस तरीके से इन्होंने काम किया, तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को लेने का, आज के दिन लेने का भी एक मेरा मकसद है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिएगा, बेसिकली अगर हम दो फीमेल्स के बारे में बात करें, दो ऐसी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करें जिन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन में काफ़ी कुछ काम किया है, तो एक है सावित्री बाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी को होता है 1931 में। और सेकेंड है फातिमा शेख। फातिमा शेख जिनका जन्म होता है 9 जनवरी को 1831 में, 1831 में। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो सोशल रिफॉर्मर रही हैं, दोनों ही बहुत अच्छी एकदम घनिष्ठ मित्र रही हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड रही हैं। सावित्री बाई फुले को हम क्रेडिट देते हैं कि भारत की पहली फीमेल टीचर सावित्री बाई फुले जी हैं, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को होता है। वहीं इनकी जो फ्रेंड है फातिमा शेख, उनका जन्म 9 जनवरी 1831 को होता है और ये भारत की पहली मुस्लिम टीचर हैं। और रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स में भी आपको फातिमा शेख के बारे में बताया था। तो वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और वीडियो के लास्ट में आप उस प्रश्न का आंसर हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। फातिमा शेख जो कि भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं, उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी को कक्षा 8 की, 8th क्लास की बुक में एक चैप्टर के रूप में देने की बात की गई है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि फातिमा शेख जी की बायोग्राफी को 8वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? उस राज्य का नाम आप हमें कमेंट करके देंगे। अगर आप रेगुलर 7 AM हमारा करंट अफेयर्स देखते हैं ना, तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोगों के लिए रहने वाला है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम और सावित्री बाई फुले जी की बायोग्राफी को आज हम डिस्कस करते हैं। डिस्कशन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ करंट अफेयर्स ईयर बुक के बारे में। तो 10 जनवरी को हमारी करंट अफेयर्स की ईयर बुक रिलीज होने वाली है, ठीक है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी बुकलेट है, ईयर बुक है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अवेलेबल रहेगी हमारे परचम के एप्लीकेशन पे। बाकी इसकी हार्ड कॉपी लेने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से अवेलेबल रहेगी, तो बहुत जल्दी इन सारी न्यूज़ के साथ भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इंतज़ार अब बस 5 दिनों का रह गया है। 10 जनवरी को इस बुक को लॉन्च कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए, हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फूले के और सावित्री बाई फुले के ऊपर। बेसिकली हमें सावित्री बाई फुले जी की बायोग्राफी को डिस्कस करना है, लेकिन जब भी सावित्री बाई जी का नाम आता है तो ज्योतिबा फुले जी का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आज हम अपनी सोसाइटी में बात करते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसी जनरली आप लोगों ने स्टेटमेंट को सुना होगा, लोग बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट आज मैं आपको बोल रही हूँ कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। तो बिल्कुल सावित्री बाई फुले जी, जिनको आज हम पहली शिक्षिका बोलते हैं अपने देश की, उनको एडुकेट करने का काम, उनको शिक्षित करने का काम, क्योंकि जब शादी हुई थी तो वो अनपढ़ थी, तब वो शिक्षित नहीं थी, तो उन्हें शिक्षा देने का काम, उनको एक टीचर बनाने का काम, उनके लिए स्कूल को सेटअप करना है, मतलब उनके हर एक कदम में जो साथ देने का काम किया है वो ज्योतिबा फुले ने किया है। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले जी के बारे में भी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्लास मुझे लगेगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये समय है 19th सेंचुरी का, ये समय है 19वीं शताब्दी का, जब पेशवाई चल रही है ना, जो आपका महाराष्ट्र का रीजन है वहां पर पेशवाई चल रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं अपनी एक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में,
बाबा साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें 19th सेंचुरी मतलब उस दौर में जब पेशवाई चल रही है तो उस दौर में उस समय की जो महिलाएं या उस समय के जो शूद्र वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके ऊपर इन्होंने कुछ लाइंस लिखी। वो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय का जीवन कितना डिफिकल्ट था और कौन कौन से डिफिकल्टीज सहने के बाद, पूरी सोसाइटी के अपोज को बर्दाश्त करने के बाद किस तरीके से जो सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका बनती हैं। तो आप यहाँ पे कुछ लाइंस देख सकते हैं। पेशवाओं के शासनकाल में जिस सड़क पर कोई सवर्ण, सवर्ण मतलब आप ब्राह्मण वर्ग ले सकते हैं, जिस सड़क पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो उस सड़क पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को आदेश था कि वो अपनी कलाई में या गले में काला धागा बांधें ताकि हिंदू इन्हें भूल से भी न छुएं। पेशवाओं की राजधानी पूना में तो अछूतों के लिए यह आदेश था कि वह कमर पर झाड़ू बांधकर चलें ताकि उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं और कोई हिंदू उनके पदचिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र ना हो सके। मतलब ये उस समय का दौर है और बाबा साहब अंबेडकर लिख रहे हैं कि इतनी बुरी हालत शूद्र वर्ग की थी, अछूतों की इतनी बुरी हालत थी, समाज में, सोसाइटी में क्या स्टेटस था आप देख सकते हैं। ठीक है। और उस समय यहाँ पर दो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, एक ज्योतिबा फूले हैं और दूसरी सावित्रीबाई फूले हैं। तो हमें बात करनी है सावित्रीबाई फूले जी की पर्सनल लाइफ के ऊपर। सावित्रीबाई फूले जी का जन्म जो है वो 3 जनवरी को 1831 में नए गांव महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में होता है। सतारा डिस्ट्रिक्ट में 3 जनवरी 1831 में सावित्रीबाई फूले जी का जन्म होता है। ठीक है। इनके माता और पिता के अगर बारे में बात करते तो माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम जो है वो खांडोजी नवशे पाटिल होता है। दोनों ही माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और माली कम्युनिटी का स्टेटस उस समय अच्छा नहीं था। अछूत की कैटेगरी में माली कम्युनिटी आती थी और आज के समय में अदर बैकवर्ड क्लासेस में इन्हें शामिल किया गया है। तो माली कम्युनिटी से सावित्रीबाई फुले बिलोंग करती थी। एक तो माली कम्युनिटी से, अछूत वर्ग से और ऊपर से महिला, तो दोनों बातें इनके बिल्कुल अपोज में थी, आप देख सकते हैं। मात्र 9 साल की थी जब उनकी शादी ज्योतिबा फूले से होती है, क्योंकि ये 1840 का समय है और उस समय ऐसा बाल विवाह जैसा कोई सिस्टम नहीं था, है ना, कि कोई कानून हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत कम उम्र में आप देखेंगे कि शादियां हो जाया करती थी। संपूर्ण भारत की बात कर रही हूँ। मैंने महात्मा गांधी जी की भी बायोग्राफी को डिस्क्राइब किया है तो आपने देखा है कि महात्मा गांधी जी की शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। तो यहाँ पर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जी की शादी 1840 में होती है। उस समय सावित्रीबाई फूले जी की उम्र महज 9 साल की होती है और ज्योतिबा फूले की उम्र जो है वो 13 साल की होती है। दोनों की शादी हो जाती है। ज्योतिबा फूले जो होते हैं लेकिन वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। हालांकि इनकी पढ़ाई का भी काफ़ी अपोज होता है क्योंकि ये भी माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो फादर होते हैं गोविंद राव, इन्हें प्रॉपर एजुकेशन देते हैं और प्रॉपर एजुकेशन ही ग्रहण करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर बनते हैं जो कि वीमेन एजुकेशन के साथ साथ जो दलित वर्ग है, अछूत वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी एजुकेशन की बात हमारे देश में करते हैं। बाद में भले ही इनकी शादी कम उम्र में हो गई हो, बाल विवाह हो गया हो, लेकिन बाद में दोनों ने चल के चाइल्ड मैरिज का भी अपोज किया है। ठीक है। अब अगर हम ज्योतिबा फूले के बारे में बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले को आपने देखा होगा कि महात्मा का टाइटल है। महात्मा ज्योतिबा या ज्योतिराव फूले इन्हें कहा जाता है ना। ज्योतिराव फूले इनका एक्चुअली नेम है, हम इनको ज्योतिबा के नाम से जानते हैं। तो टाइटल ऑफ महात्मा इन्हें 1888 में 1888 में दिया गया था 11 मई में। 11 मई 1888 को एक महाराष्ट्र के सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं जिनका नाम है विट्ठल राव कृष्ण जी वंदेकर, उनके द्वारा इन्हें महात्मा का टाइटल दिया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। अब ज्योतिबा फूले जो है वो एक सोशल रिफॉर्मर है और एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना शुरुआत जो है वो अपने ही घर से की जाए। ठीक है ना, शुरुआत जो है वो अपने ही घर से की जाए। तो उनकी वाइफ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन पढ़ने लिखने के लिए इंटरेस्टेड थी, पढ़ने लिखने में उन्हें रुचि थी। तो ज्योतिबा फूले ने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ को, सावित्रीबाई फूले को, घर में ही एजुकेशन देने का काम करेंगे। तो उन्होंने घर पे ही शादी के बाद जो है सावित्रीबाई फूले को एजुकेशन देने का काम करा। एजुकेशन लेने के बाद अब इन्हें पढ़ाने का भी बहुत शौक था। सावित्रीबाई फूले जी को पढ़ाने का भी बहुत शौक था। तो ज्योतिबा फूले ने डिसाइड किया कि सावित्रीबाई फूले को जो टीचर ट्रेनिंग होती है ना, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिससे वो ट्रेनिंग लेंगी और ट्रेनिंग लेने के बाद जो है वो एक शिक्षिका
बन सकती हैं, एक अच्छी शिक्षिका बन सकती हैं। इसलिए उन्हें पुणे में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया गया, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले ने टीचर्स की ट्रेनिंग ग्रहण की। और फिर दोनों ने मिलकर, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर हमारे देश का पहला स्कूल ओपन किया जो कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रोवाइड करता था। ये घटना 1848 की है और पहला स्कूल पुणे में बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस समय, क्योंकि जो अपर क्लास था, अपर क्लास के लोगों को ही एजुकेशन लेने का अधिकार था, उस पर भी महिलाओं के लिए कोई अधिकार नहीं थे। और जो अछूत वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके लिए शिक्षा का कोई क्लॉज हमारे देश में उस समय था नहीं। तो ये वो दौर है 19th सेंचुरी का, जब 1818 में फूले जो है दंपत्ति, फूले जो कपल है, उन दोनों ने मिलके भिंडेवाड़ा पुणे में 1848 में पहला गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल को ओपन किया था। दिस वाज द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया। इट वॉज द कंट्री फर्स्ट स्कूल फॉर द वीमेन स्टार्टेड बाय द इंडियंस। अब स्कूल तो खोल लिया, स्कूल को चलाने के लिए आपको टीचर्स की ज़रूरत होगी। पढ़ाएगा कौन? ऑब्वियसली टीचर्स ही पढ़ाएंगे स्कूल में। लेकिन आप समझ के देखिए उस समय सोसाइटी की मानसिकता क्या है कि एक शूद्र परिवार, एक अछूत वर्ग एक स्कूल खोल रहा है। एक अछूत वर्ग जो है वो एक स्कूल खोल रहा है। वो भी स्कूल किसके लिए खोल रहा है? महिलाओं के लिए। ये तो दोनों ही सोसाइटी के विरुद्ध हो गए। दोनों ही बातें सोसाइटी के विरुद्ध हो गई कि आप अछूतों को जो है पढ़ाई करवा रहे हो, ऊपर से आप महिलाओं को पढ़ाई करवा रहे हो। तो यहाँ पर कोई भी टीचर जो है वो आने के लिए तैयार नहीं था। तब सावित्रीबाई फुले ने डिसाइड किया कि वो एक शिक्षिका के रूप में स्कूल को ज्वाइन करेंगी और गर्ल्स जो हैं उनको शिक्षित करने का काम करेंगी। इस तरीके से पहली जो शिक्षिका बनी वो सावित्रीबाई फुले बनी, जो कि अपने ही स्कूल में पढ़ाने का काम इन्होंने शुरू किया। आगे जाके दोनों कपल्स ने 3 और नए स्कूल पुणे में सेटअप करने का काम किया। और इन सभी स्कूल में पढ़ाने का काम कौन करती थी? सावित्रीबाई फुले किया करती थी। ठीक है। इसके अलावा अमेरिकी मिशनरी से अहमदनगर से इन्होंने जो है वो ट्रेनिंग ली थी टीचिंग करने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो सरकारी स्कूल हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे, उससे भी अच्छी जो टीचिंग क्वालिटी प्रोवाइड की जाती थी वो फुले कपल्स के द्वारा जो स्कूल रन हो रहे थे उनमें शुरू की गई थी, उसमें पढ़ाया जाता था। और रिजल्ट भी, अगर आप रिजल्ट भी कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट से इनके स्कूल के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनको सपोर्ट करती थी, फंड करना शुरू किया। ये जो 3 स्कूल 1851 तक फुले कपल्स के द्वारा रन किए जा रहे थे पुणे में, इसमें 150 जो लड़कियां थी उनका दाखिला हो चुका था। इनफैक्ट सावित्रीबाई फुले जो है वो गांव-गांव जाके, घर-घर जाके लोगों से मुलाकात करती थी और जो फैमिलीज होती थी उनको बोलती थी कि गर्ल्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स के राइट के बारे में लोगों को बताती थी। इनिशियली केवल 9 लड़कियों ने ही दाखिला इनके स्कूल में लिया था, लेकिन लगातार जब कोशिशें होती रहीं तो ये तादाद 150 गर्ल्स की हो गई थी। द टीचिंग मेथड एट देयर स्कूल वर बिलीव टू बी बेटर देन द गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी तो सोसाइटी है, आप कितना ही अच्छा काम करो, अगर आप उनकी मान्यताओं के खिलाफ जाओगे तो क्रिटिसाइज तो किया जाएगा। तो जो ज्योतिबा फुले के फादर थे गोविंद राव जी, उन्हें सोसाइटी का प्रेशर पड़ने लगा कि उनको थ्रेट मिलने लगे, जान से मारने की धमकियां देने लगे कि आप अपने बच्चे को बोलिए कि ये सब जो स्कूल वो खोल रहे हैं गर्ल्स के लिए सब गलत है, इन सब स्कूलों को बंद किया जाए। तो सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और उसी प्रेशर में आके ज्योतिबा फुले के फादर ने कहा कि भाई या तो स्कूल बंद करो या तो इस घर को छोड़कर जाओ। तो 1849 में आप देखेंगे, 1849 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा इस सोसाइटी के प्रेशर के कारण। और फिर ज्योतिबा फुले के एक फ्रेंड थे और उनका नाम है उस्मान शेख। तो उस्मान शेख के घर में जाके फुले कपल वहां पर रहने लगे और उस्मान शेख की ही सिस्टर थी जिनका नाम था फातिमा बेगम शेख। और फातिमा बेगम शेख की मुलाकात सावित्रीबाई फुले से उस्मान शेख जी के घर पर होती, क्योंकि उस्मान शेख जी की बहन फातिमा बेगम शेख हैं जिनका जन्म मैंने अभी बताया 9 जनवरी 1831 में होता है। और ये पहली मुस्लिम शिक्षिका होती हैं फातिमा शेख। तो फातिमा शेख जो है उन्हें भी पढ़ाने का बड़ा शौक होता है, वो भी पढ़ाना चाहती, तो वो सावित्रीबाई फुले के साथ मिल जाती हैं और दोनों मिलके जो है वो पढ़ाने का काम करते हैं। सावित्रीबाई फुले के 5 स्कूल्स जो होते हैं उनमें एज अ टीचर, बतौर टीचर जो है वो फातिमा शेख काम कर रही होती हैं।
ठीक है, इतनी चीज़ें। अब जब स्कूल पढ़ाने जाती हैं, क्योंकि अब घर से तो निकाल दिया गया है और वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड के यहाँ पर रह रहे हैं ये लोग, लेकिन जब स्कूल पढ़ाने जाती हैं, लेकिन सोसाइटी अभी भी पीछे नहीं हटी। जब ये स्कूल के लिए निकलती हैं, पढ़ाने जाने के लिए निकलती हैं, तो सोसाइटी के लोग इन्हें गंदे गंदे अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, इन पे कीचड़ फेंकते हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से ये बताया गया है, तो कीचड़ फेंकते हैं। तो इस तरीके से सारे कृत्य इनके साथ किए जाते हैं, लेकिन तब भी ये हार नहीं मानती। ज्योतिबा फूले इन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, एक साड़ी अपने साथ कैरी करके ले जाओ। रास्ते में जब जाती हो तो लोग तुम्हारी साड़ी को गंदा कर देते हैं, तो एक काम किया करो, स्कूल जाके साड़ी को बदल लिया करो और फिर पढ़ा दिया करो। तो बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। जब ये रास्ते से निकलती हैं तो इनके बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी होती है, क्योंकि रास्ते में लोग इन पे कीचड़ फेंकते हैं, जिसके कारण की साड़ी गंदी हो जाया करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी जो समस्याएं हैं वो इन्हें फेस करनी होती हैं गर्ल्स एजुकेशन के सेक्टर में काम करने के लिए। ठीक है, ये नहीं, अब ड्रॉप आउट रेट भी, आज भी हमारे देश में ड्रॉप आउट की समस्या है। और ये तो 19th सेंचुरी का दौर है, तो उस समय भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा थे कि चलो आपने बच्चों को इनरोल तो करा ही लिया है स्कूल में, लेकिन बहुत जल्दी ये ड्रॉप आउट भी हो जाया करते थे। क्योंकि एक मानसिकता होती है, जिस दिन बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा बहुत भी पैसा कमाना शुरू करता तो उसके दिमाग में एक मानसिकता सेट हो जाती है कि अब तो पैसे ही कमाने हैं। तो यहाँ पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा जो स्कॉलरशिप की स्कीम होती है ना, कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए और स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो हम उनको स्कॉलरशिप देंगे, तो एक अर्निंग का सोर्स भी, मतलब कि बच्चा पैसा कमा रहा है, इस तरीके से जो मेंटेलिटी है वो भी खत्म करने के लिए इन लोगों ने स्कॉलरशिप देने का काम भी किया। सावित्रीबाई फूले और फूले कपल, आप कपल कह सकते हैं, उनके द्वारा दो ट्रस्ट भी शुरू किए गए थे। इन 1850 फूले कपल इनिशिएटेड टू एजुकेशनल ट्रस्ट, दो एजुकेशनल ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे एंड द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार एंड मंगास। मतलब एक तरीके से जो शूद्र वर्ग है, अछूत वर्ग है, उनके लिए यहाँ पे द सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन की शुरुआत की गई थी, जिसके अंडर कई सारे स्कूलों को रन किया जाता था। ठीक है, अब हमारे देश में उस समय जो विडो होती थी, जो विधवा महिलाएं होती थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी, उनकी हालत भी ख़राब थी। क्योंकि हमारे देश में ये तो सिस्टम था ही कि कम उम्र में शादी हो जाती थी, कि 9 साल है, 10 साल है, 12 साल है, शादी हो जाती थी, ये तो सिस्टम था ही। लेकिन एक दूसरा सिस्टम भी देश में उस समय व्याप्त था। वो कौन सा सिस्टम था? कि बहुत से गरीब परिवार हुआ करते थे, जिनके पास पैसों की कमी हुआ करती थी, तो वो अपनी बेटियों को बेच दिया करते थे। मतलब आप देखेंगे कि एक महिला है जिसकी उम्र महज 10 साल की है और उसकी शादी एक 50 साल के मर्द के साथ करा दी गई है, तो ऐसे में क्या होगा, वो 50 साल का जो आदमी है वो तो जल्दी मर जाएगा ना, और उस केस में जो महिला है वो तो विडो हो जाएगी। और विडो की स्थिति उस समय हमारे देश में बहुत ज़्यादा खराब थी। विडो रीमैरिज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो विडो हुआ करती थी उनके सर के सारे बालों को हटवा दिया जाता था, बालों को मुड़वा दिया जाता था, जिससे वो कुरूप दिखने लगे, गंदी दिखने लगे, और कोई भी मर्द की नज़र जो है वो महिला पे ना पड़े। ठीक है, तो उस समय विडो की हालत इस तरीके से खराब थी। अगर कोई विडो प्रेग्नेंट है तो उसका जीना मुश्किल है, या तो वो अपने बच्चे को मार दे या तो खुद आत्महत्या कर ले। इस तरीके से सोसाइटी में समस्याएं उस समय थी। तो इसलिए सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा महिला सेवा मंडल की शुरुआत की गई। महिला सेवा मंडल की शुरुआत 1852 में की गई थी, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वीमेंस राइट। महिलाओं के अधिकारों के बारे में महिलाओं को जागृत करने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की गई थी। और इस सेवा मंडल की खास बात थी कि जो महिलाएं इकट्ठी होती थी, महिलाओं की जब गैदरिंग होती थी, तो सभी वर्गों की महिलाएं इकट्ठी होती थी और एक ही मैट्रेसेस पे उन्हें बैठना होता था। ऐसा नहीं कि सवर्ण महिला है तो उसके लिए कुर्सियां लगवाई जाएंगी, गद्देदार सोफे लगवाए जाएंगे, नहीं, एक ही मैट्रेस पे सभी क्लास की महिलाओं को आपको बैठना होगा। तो ये खास बात थी इस महिला सेवा मंडल की। साथ ही साथ इस कैंपेन के साथ साथ चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज पे भी इन्होंने कैंपेन करना शुरू किया। और जो कह सकते थे कि जो अब विडो महिलाएं थीं, तो विडो महिलाओं को अपने जो बच्चे होते थे ना, उनको अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके अपने बच्चों को मारना पड़ जाता था, क्योंकि सोसाइटी उन्हें स्वीकार भी नहीं कर रही है, या तो फिर उस विडो महिला को खुद ही क्या करना होता था, सुसाइड करना पड़ जाता था। तो ऐसा ही एक केस था। एक ब्राह्मण विडो महिला थी, काशी बाई, उनका नाम कहीं कहीं बुक्स में मेंशन मिलता है।
तो वो सुसाइड कर रही थी, विडो महिला थी, ऊपर से उनका एक बच्चा भी था, इसलिए वो क्या कर रही थी, सुसाइड कर रही थी। और ये बात ज्योतिबा फूले देख लेते हैं। तो ज्योतिबा फूले जो उस विडो महिला का बच्चा होता है ना, यशवंतराव, उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की अपनी कोई संतान नहीं होती है, उनका एक एडॉप्टेड सन होता है जो कि एक विडो ब्राह्मण महिला से उन्होंने एडॉप्ट किया होता है। उसे वो पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, इनफैक्ट एक डॉक्टर बनाती हैं। इतनी खास होती है सावित्रीबाई फूले जी। सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा 2 वर्क भी पब्लिश किए गए हैं। एक है काव्य फूले 1854 में, और दूसरा है भवन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में। ठीक है, तो इन दोनों बुक्स को भी पब्लिश करने का काम जो है वो सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, गो गेट एजुकेशन, ये जो आप कह सकते हैं पोयम है, वो भी सावित्रीबाई फूले जी की ही है। 1863 में सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत की गई थी। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत भी सावित्रीबाई फूले के द्वारा अपने ही घर में की गई थी। उन्होंने सभी घर घर जाके नोटिस दिए, अनाउंसमेंट करवाया, मतलब बोला, लोगों को समझाया कि अगर कोई भी विडो महिला बहुत पीड़ित है और वो लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत पीड़ित है और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर है, अत्याचार हो रहा है, तो आपको जान देने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए, आपको उस बच्चे को पालने का अधिकार है, आपको उस बच्चे को जन्म देने का अधिकार है, तो इसलिए उन बच्चों का आप हत्या मत करो। तो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की शुरुआत भी 1863 में सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा की गई थी। दे स्टार्टेड अ होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ infanticide in their own house for the safety of pregnant exploited Brahman widows and to nourish their child। तो ये खास बात थी। वही समाज जहाँ पर ब्राह्मण लोग अछूतों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और सावित्रीबाई फूले अछूत होने के साथ साथ ब्राह्मणों की जो विडो हैं उनके वेलफेयर का काम कर रही थी। ऐसे होते हैं लीजेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं। She initiated the first सत्यशोधक मैरिज, a marriage without a dowry। तो यहाँ पर 1873 में सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा पहली सत्यशोधक मैरिज भी इनिशिएट की गई थी, जिसमें ये मैरिज विदाउट डाउरी, मतलब जो दहेज प्रथा चल रही थी, दहेज प्रथा के बिना इस मैरिज को कराया गया था। ब्राह्मण प्रीस्ट आर द ब्राह्मणिकल रिचुअल्स इन 1873। इनका जो सन था यशवंतराव, उसकी शादी भी इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज, इसी सत्यशोधक इंटरकास्ट मैरिज जो सिस्टम था ना, उससे इनिशिएट करवाई थी, उससे करवाई थी। ठीक है, जब इस सत्यशोधक मैरिज के बारे में बात हो रही है तो थोड़ी सी बातें मैं सत्यशोधक समाज के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 में पुणे में की गई थी। इस सोसाइटी को बनाने का मकसद क्या था? एजुकेशन देना लोअर कास्ट को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, तो ये इस सोसाइटी का मकसद था। तो इसको रन कौन कर रहे थे? इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। लेकिन ज्योतिबा फूले जी का निधन हो जाता है 1890 में। 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इस सत्यशोधक समाज को संभालने का काम, इसकी अध्यक्षता करने का काम जो है वो सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। व्हेन ज्योतिराव पास्ड अवे, ज्योतिबा फूले जी का जब निधन होता है तो ज्योतिबा फूले जी चाहते हैं कि उन्हें जलाया ना जाए, उन्हें दफनाया जाए, लेकिन हालांकि उनकी ये विश पूरी नहीं हो पाती क्योंकि समाज का प्रेशर है ना, तो इसलिए उन्हें जलाया जाता है। अब आप आज भी देखते हैं हमारी हिंदू जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, उसमें पिता को जलाने का अधिकार उसके उत्तराधिकारी मतलब उसके बच्चे को होता है, लेकिन इनका तो कोई बच्चा नहीं था, इनका तो एडॉप्टेड सन था, तो समाज परमिशन नहीं देता है कि एक एडॉप्टेड सन जो है वो इनको अग्नि दे। तो यहाँ पर आगे बढ़ती हैं सावित्रीबाई फूले, और सावित्रीबाई फूले जो है वो ज्योतिबा फूले जी की अंतिम यात्रा में उनके साथ होती हैं और उन्हें अग्नि देने का काम भी सावित्रीबाई फूले जी के द्वारा किया जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम अ वीमेन हैड परफॉर्म डेथ राइट्स। तो ये पहली घटना, अगर आप बोलेंगे इतिहास में, ऐसा जानकारों का कहना है कि इतिहास में उस समय की ये पहली घटना है कि जब एक महिला किसी डेथ राइट में शामिल होती है
है ना, अंतिम जो समय चल रहा होता है, जो अग्नि दहन का समय होता है, जब मुख अग्नि दी जाती है डेड बॉडी को, तो उस दौर में आज भी हमारी सोसाइटी में महिलाएं जो है शमशान घाट नहीं जाती। आपने देखा होगा कि जो जितने भी मैन होते हैं, घर के पुरुष होते हैं, वो शमशान घाट जाते हैं, महिलाएं आज भी नहीं जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 19th सेंचुरी में ये स्टेप सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा उठाया गया था। और उसके बाद ज्योतिबा की डेथ के बाद 1890 में सावित्रीबाई फुले जी ने उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था सत्यशोधक समाज, उसको आगे ले जाने का काम किया था। तो आप देख सकते हैं 1893 में जब सत्यशोधक समाज का जो सेशन होता है पुणे के शाश्वत में जब सेशन होता है, तो इस सेशन की जो प्रेसिडेंट होती हैं वो सावित्रीबाई फुले जी होती हैं। ठीक, इतनी चीज़ें। अब आगे देखते हैं। अब आगे होता क्या है कि महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाता है। महाराष्ट्र, पुणे, पूरा मुंबई वगैरह का जो रीजन है, वहाँ पे प्लेग फैल जाता है और प्लेग के कारण लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। लोग लगातार हर दिन कई हज़ारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने उस समय मतलब इतना खतरनाक काम किया है, अगर पता चल जाता था कि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को प्लेग है, तो उस परिवार के पूरे परिवार को जो है वो मरवा दिया जाता था, उनके सामानों को जलवा दिया जाता था, या किसी व्यक्ति को प्लेग है तो उसे कैंप में, गांव से बाहर एक अलग कैंप में भेज दिया जाता था। तो उस समय जो है वो भारत के जो लोग हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और प्लेग फैला हुआ था और प्लेग से लगातार लोगों की मृत्यु हो रही थी। तो उस समय 1897 में यहाँ पर जब हजारों लोग डेली मर रहे हैं पुणे में, तो सावित्रीबाई फुले और उनके बेटे यशवंत राव जी के द्वारा कई सारे हॉस्पिटल्स और टेक केयर सेंटर को सेटअप किया गया था इन लोगों की मदद करने के लिए। और दोनों लोग जानते थे कि अगर वो इनका ट्रीटमेंट करेंगे, प्लेग से जो जूझ रहे मरीज हैं उन पेशेंट्स का अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो प्लेग आपको भी हो सकता है। लेकिन तब भी सावित्रीबाई फुले और यशवंत राव जी दोनों पीछे नहीं हटे और लगातार प्लेग के मरीज जो थे उनका ट्रीटमेंट करते रहे। और जब ट्रीटमेंट कर रहे थे तो ये प्लेग की जो बीमारी थी वो सावित्रीबाई फुले जी को भी हो गई। और 10 मार्च 1897 में देश की, समाज की सेवा करते हुए इनका निधन हो जाता है। तो प्लेग की बीमारी के कारण 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले जी का निधन हो जाता है। तो ये कहानी थी हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज पर कई सारे काम किए, कई सारे बोर्डिंग स्कूल्स को ओपन करने का काम किया। तो ये ऐसी लीजेंड थी हमारे देश की सावित्रीबाई फुले, जिनकी रिसेंटली 3 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी हमारे देश में सेलिब्रेट की गई। क्लियर? तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, उस प्रश्न का आंसर आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। और बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। ऐसे ही कुछ नई इंटरेस्टिंग स्टोरीज और बायोग्राफी के साथ मैं आपके साथ आगे भी मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।